नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बात देवभूमि की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया हुआ है और इसके तहत देहरादून में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, पिछले 9 साल बेमिसाल रहे हैं। इन 9 सालों में पीएम मोदी ने देश की संस्कृति को बदला और विदेशों में भारत का मान बढ़ाया। विकास के नवरत्न उन्होंने अभी हम सबको इसके बारे में बताया। नवरत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। पहला रत्न है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में, दोनों पर ही मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान और केदारनाथ जी में जो 2013 की आपदा के बाद, आप सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा परिसर बाबा केदार का क्षतिग्रस्त हो गया था। हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं, क्योंकि कहते हुए बहुत आसान लगता है कि ये 1300 करोड़ की योजनाएं आ गई, 1300 करोड़ रुपया आ गया, लेकिन हम थोड़ा अगर उसका स्मरण करेंगे तो हमको भली भांति ये महसूस होगा कि वास्तव में ये काम बहुत कठिन था और इस कठिन काम को भी कम समय में पूरा करने का लक्ष्य लिया। यहाँ पर 6 महीने ही कुल काम हो पाता है, 6 महीने काम नहीं होता है क्योंकि बर्फ पड़ जाती है और जो मजदूर वहां पर मजदूर भाई काम करते हैं उनके लिए भी बहुत कठिन होता है कि कई बार 1 महीने 2 महीने काम करने के बाद तबियत खराब होने लगती है। लेकिन इस विषम भौगोलिक परिस्थिति में भी तेजी से काम हो रहा है और बद्रीनाथ का मास्टर प्लान और केदारनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य हमने लक्ष्य लिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कि हम इस वर्ष के दिसंबर माह तक इस कार्य को संपूर्ण रूप से पूरा कर लेंगे। दूसरा रत्न 2500 करोड़ रुपए की लागत से गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। और ये जो गोविंद घाट से केदारनाथ का रोपवे जब बन जाएगा तो यात्रा में जो आज व्यवधान आ जाता है, कई बार हेली सेवाओं में भी अनावश्यक रूप से मौसम के कारण से कई बार व्यवधान पैदा होता है, तब यात्रा हमारी बिल्कुल सुचारू रूप से चलेगी और जो वृद्ध लोग हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, वह भी आसानी से इस यात्रा को कर पाएंगे, चाहे वो केदारनाथ की होगी या हेमकुंड साहब की होगी। जो हेमकुंड साहब की तो और भी कठिन यात्रा है जो 3 दिन 4 दिन में होती है, वो यात्रा भी आने वाले समय में कुछ ही घंटों में पूरी की जा सकेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लैंड जिहाद को लेकर उत्तराखंड की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार को लैंड जिहाद मुआ रखो, लेकिन हरीश रावत के पास तो बहुत सारे जिहाद हैं, जनता के कल्याण के लिए जरूरी हैं। उत्तराखंड में सड़कों के गड्ढे, जंगलों की आग, बेरोजगारों को नौकरी और नलों में पानी जैसे बहुत सारे जिहाद चल रहे हैं, जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। इसके साथ ही हरीश रावत ने पूर्व में साधु संतों के जरिए हरिद्वार से किसी संत को लोकसभा चुनाव का टिकट देने की मांग का स्वागत किया और कहा कि यदि साधु संत भाव के साथ कांग्रेस पार्टी के पास आएंगे और एक स्वर में टिकट मांगेंगे तो वो मना नहीं करेंगे। भैया मैं तो आजकल सड़क जिहाद में हूँ। सड़कों के गड्ढे भर जाएं, आग बुझ जाए, जो जंगलों में आग लग रही थी प्रकृति ने बुझा दी, बड़े आभारी हैं। हम कह रहे हैं कि नलों में पानी आ जाए, बिजली 24 घंटा मिल जाए, लड़कों को नौकरी मिल जाए, महंगाई घट जाए। हमारे लिए बहुत सारे जिहाद हैं जो जनता के आम आदमी के कल्याण के लिए जरूरी हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को हर की पैड़ी पर आकर भजन करने की नसीहत दी है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गणेश जोशी ने कनखल में हरिहर आश्रम पहुंचकर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की और आशीर्वाद भी प्राप्त किया।
इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत ने साल 2016 में उन्हें जेल भेजा था। जेल से आने के बाद उन्होंने हरीश रावत की हार को लेकर भविष्यवाणी की थी, जो सही साबित हुई। हरीश रावत मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों से हारे और उसके बाद लगातार हार ही रहे हैं। इसलिए अब उन्हें हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आकर भगवान का भजन करना चाहिए। क्या कहते हैं, क्या करते हैं, अगर आपको ध्यान होगा कि हरीश रावत जी ने मुझे 2016 में जेल भेजा था और जब मैं जेल से छूटा था तो मैंने एक बात कही थी कि इसने ब्राह्मण की हत्या करने की कोशिश की है और ये दोनों जगह से हारेगा। तो यही हुआ कि मुख्यमंत्री रहते हुए जिस व्यक्ति ने दोनों जगह से हारने का रिकॉर्ड बनाया हो, तो मैं तो उनसे कहूंगा, मुझे याद है जब एनडी तिवारी जी सीएम थे तो हर की पौड़ी में भजन करते थे। तो आपका बुढ़ापा आ गया है, अब आपकी अवस्था कुछ नहीं है, हर की पौड़ी में आइए, भजन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। उत्तराखंड सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है, तो वहीं अब सरकार प्रदेश में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 2 फूलों की मंडी बनाने का काम करेगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों के हित में लगातार कदम उठा रही है। किसान अपने फूलों की फसल को दिल्ली बेचने के लिए जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें दिक्कतें होती हैं और इसे ही देखते हुए अब जल्द ही उत्तराखंड में 2 जगहों पर फूलों की मंडी स्थापित की जाएगी। मैं सबका स्वागत यहाँ से फूल पहले दिल्ली आता है और साथ में धन्यवाद देती हूँ और फिर दिल्ली से यहाँ पर वापस आता है। संकुचित सा रहता है। हमने इसको सोचते हुए हमने फैसला किया है हमेशा उदासीन कि हम 2 मंडियां फूलों की, एक लक्ष्य हरिद्वार में और दूसरा हम हल्द्वानी या रुद्र में विकसित करेंगे, ताकि यहाँ की आपूर्ति यहीं से हो जाए और उसके बाद जो आजाद फूल मंडी में हम फूल बेचते हैं, क्योंकि आज किसी भी फंक्शन में आप चले जाइएगा, फूलों की आवश्यकता होती है, उससे सुंदरता बढ़ती है। और उत्तराखंड तो की जो फूलों की घाटी है वो तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हम फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का एकमात्र राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को अब सरकार वापस लेने की सोच रही है। आपको बता दें कि राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, जिसे कुछ शर्तों के साथ एक निजी कंपनी को 30 साल की लीज पर दिया गया था। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कंपनी ने कई सेवा शर्तों को पूरा नहीं किया है, इसी वजह से स्टेडियम को वापस लिया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि कोविड-19 समय भी काफी चुनौतीपूर्ण था, लेकिन ये कंपनी लगातार अपनी शर्तों को पूरा करने में विफल साबित हुई है। देखिए, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बहुत समय पहले से ही संबंधित किसी व्यक्ति के माध्यम से संचालित किया जा रहा था और उसी दौरान में जो है कोविड जैसी महामारी हम लोगों ने देखी और कोविड के दौरान में पूरी तरीके से आपदा के स्तर से इसको आपदा प्रबंधन विभाग ने लिया, स्वास्थ्य विभाग ने लिया और लगातार 2-2.5 साल इसको लगातार संचालित किया, जिसके कारण से बहुत सारी जो वहाँ पर व्यवस्थाएं थी वह अस्त व्यस्त हुई, जिसके कारण से बहुत सारे ऐसे भुगतान थे, चाहे वो बिजली के थे, चाहे वो पानी के थे या टूट फूट के थे, वो सारी चीज़ें उसमें ठीक नहीं हो पाई, जिसको लेकर जब विभाग को यह मैदान हैंडओवर हुआ तो जिसके बाद में विभाग ने जब इसका परीक्षण किया तो यह देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो है जिस प्रकार से खेल मैदान हमने हैंडओवर किया था, उनको दिया था, अब उस अवस्था में नहीं है। उसके मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता है, इसमें विभिन्न प्रकार के भुगतान है जो किए जाने चाहिए। तो विभाग ने संबंधित व्यक्ति से इस संदर्भित जब डिमांड करे तो संबंधित व्यक्ति जो है वो कोर्ट में चले गए। उनका कहना था कि कोविड में सरकार ने इसे अपने अधीन कर लिया था, जिसके कारण से उसे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, जिसके कारण से वो भुगतान करने में सक्षम नहीं है, जिसमें कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि एक रिसीवर को उन्होंने नियुक्त करा और पूरा असेसमेंट करने के लिए कहा कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीजों की दिक्कतें हैं वो उसका निपटारा किया जाए। हरिद्वार दौरे पर गए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक बार फिर हिंदुत्व का राग अलापा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से मुलाकात की है और इसके बाद उन्होंने कहा कि आज एक बार फिर देश में हिंदुओं को एक होने की जरूरत है और अगर अब हिंदुत्व बचा है तो ऐसे ही संत महात्माओं से बचा हुआ है जो हिंदुत्व को बचाने की कोशिश में लगे हैं। अद्वैत गुरु महामंडलेश्वर गणेशानंद से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज वास्तव में
हिंदुओं को एकजुट होने की आवश्यकता है। हिंदू जातियों में बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, और आज एकजुट है तो ऐसे ही संतों की वजह से है। और मेरी कोशिश होती है कि जब जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन लेने आता हूँ, और जो अनुभव आपके हैं, क्योंकि आप हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में आप जाते हैं, जिस प्रकार से आज मुस्लिम कंट्रीज लगातार हर कंट्री के अंदर अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं, फ्रांस में चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाइए, ये आने वाले भविष्य के लिए खतरा है। ऐसे में हमको सजग रहना होगा और ऐसे संतों के मार्गदर्शन में हमें काम करना होगा। और जो हम लोग बटे हुए हैं, हमको एकजुट होना होगा। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आज हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज परिसर में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान रोजगार मेले में सिडकुल की विभिन्न कंपनियों द्वारा 2500 पदों के लिए साक्षात्कार शुरू किया गया और इस मौके पर जिला प्रशासन एवं सेवा योजन विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, सरकार जहां एक और सरकारी भर्तियों में तेजी लाकर युवाओं को रोजगार दे रही है, तो वहीं निजी क्षेत्रों में भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार के पूरे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने सभी कंपनियों से आह्वान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएं, जिससे कि कोई भी युवा बेरोजगार ना रहे। हम अपने युवकों को और अपने बेटे बेटों को रोजगार देने की कोशिश करते हैं। उसी की यह एक कड़ी है कि हमने आज हल्द्वानी में रोजगार देने के लिए रोजगार मेला शुरू किया है, जिसमें कई कंपनीज आज यहाँ पर आ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि जिसकी जैसी योग्यता है, योग्यता के आधार पर काफ़ी लोगों को आज रोजगार मिलेगा। और जो केंद्र सरकार ने कहा है पहले कि हम सरकारी रोजगार भी दे रहे हैं, इस तरह के रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। और बाकी हमने ऐसे कार्यक्रम लिए हैं, प्रधानमंत्री जी ने इतने लंबे चौड़े कार्यक्रम हैं हमारे कि कोई बेरोजगार रह ही नहीं सकता है। आपने देखा है कि कई लोगों ने तो अपने हाथ से अपने उद्योग खोल के रोजगार लोगों को दिए हैं, यानी कि रोजगार देने वाले बने हैं। अभी हमने जो सरकारी रोजगार दे दिए हैं, 5 चक्र तक अभी तक अपॉइंटमेंट हो गए हैं। 3,59,000 लोगों को रोजगार मिल चुका है। आज रामनगर के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में पॉल्यूशन बोर्ड के सचिव सुशांत पटनायक पहुंचे, जहां पर वन विभाग के अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पटनायक ने रामनगर और आसपास स्थित सैकड़ों रिजॉर्ट मालिकों के साथ बैठक की। मीटिंग में प्रदूषण को दूर रखने और उसके बचाव को लेकर चर्चा हुई और इस दौरान सभी वन विभाग के अधिकारियों के साथ रिजॉर्ट मालिकों के साथ मीटिंग हुई और इस मौके पर सचिव के रामनगर पहुंचने पर वन विभाग के अधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। मिशन लाइफ जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक वेरी इम्पोर्टेंट कार्यक्रम है और उस दिशा में एक जागरूक कार्यक्रम हमने आज यहाँ पर रखा है। सभी रामनगर और आसपास के क्षेत्र में सभी होटल, रिसोर्ट्स और होम स्टे ओनर्स का, इसके अंतर्गत हमने उन्हें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में जानकारी दी। जो रूल पोजीशन है, जो नियम कानून है इस अपशिष्ट प्रबंधन का, उसके बारे में जानकारी दिया, उनको जागरूक किया, उनको सेंसिटाइज किया। जो सॉलिड वेस्ट जनरेट होते हैं उसकी सोर्स सेग्रीगेशन कैसे की जाए और उसकी कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन की क्या कार्रवाई है विधि स्वरूप, उसके बारे में जानकारी दी। जो लिक्विड वेस्ट है उसकी स्वेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़, स्वेज ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है उस चीज़ को कैसे संचालित किया जाए और स्वेज जनरेशन के अंतर्गत जो मानक बनी है, चाहे पीएच, सीओडी, बीओडी, टीएसएस या हैवी मेटल्स की, उस मानक के अंतर्गत रहते हुए कैसे वो स्वेज डिस्पोजल करेंगे, उसके बारे में एक तरह से तकनीकी जानकारी दी गई। हमने उनकी बात भी सुनी
कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या गैप है जिसके तहत उनको असुविधा हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अपने स्तर से पूरी कार्रवाई करेगा। देहरादून में सचिव आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रंजीत सिन्हा की अध्यक्षता में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई। बैठक में मानसून से पूर्व की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में राज्य के समस्त जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्य अधिकारी शामिल हुए। तो वहीं बैठक में आईजी, एसडीआरएफ रिद्धिम अग्रवाल, अपर सचिव आपदा प्रबंधन सविन बंसल उपस्थित रहे। बैठक में राज्य स्तर के समस्त लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी शिरकत की। सचिव रंजीत सिन्हा ने जिलाधिकारियों को जिलों में मॉक ड्रिल अनिवार्य रूप से संपन्न करने के लिए निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में आंतरिक सुरक्षा की बढ़ती चुनौतियों को लेकर देवभूमि रक्षा मंच ने आज एडीएम जय भारत सिंह को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन सौंपा है और लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ प्रदेश भर में की जा रही कार्रवाई का समर्थन किया। मंच के नगर अध्यक्ष संजय आर्य के साथ एडीएम से मिले हिंदू संगठनों ने कहा कि लैंड जिहाद के मद्देनजर हटाए जा रहे अतिक्रमण पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की सीमाएं दो देशों से मिलती हैं और ऐसे में भारत विरोधी गतिविधियों पर नजर बनाए रखना बेहद जरूरी है। विषय ये है कि अपने उत्तराखंड के अंदर एक तो लव जिहाद और दूसरा लैंड जिहाद, ये दो प्रकार से इस अपनी जो देवभूमि है हानि पहुंचाई जा रही है। कुछ लोग वेश बदल कर, नाम बदल करके यहाँ पर अपने कारोबार करते हैं और हमारे समाज की इन बेटियों को, जो कि अबोध भी कही जा सकती हैं, अनविज कही जा सकती है, उनको बहका करके दूसरे मजहब में ले जाते हैं। हालांकि सरकार सशक्त कार्रवाई करने के लिए आश्वस्त हुई और कार्रवाई हो भी रही है। कई स्थानों पर हरा कपड़ा रखा, ईंटें रखी और अपनी ज़मीन घेर ली। ये कहाँ का तुक है? सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई भी कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसा ना हो और जहाँ जहाँ इस प्रकार के मज़ार बने हुए उनको तोड़ने का अभियान सरकार सख्ती के साथ चलाए रखे। मैं देवभूमि रक्षा मंच से हूँ और अभी आज जब ये हमारे देश में जो माहौल जिस तरीके से बिखर रहा है, जिस तरीके से बहुत ही बदतर स्थिति में आ चुका है, तो उस मुद्दे को लेके हमारे जो टीम के, हमारे संगठन के सभी व्यक्ति हैं, एक आवाज़ में आगे बढ़ने के लिए आगे आए हैं। तो अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे और हमने जो ज्ञापन दिया है हमारे मुख्यमंत्री जी को भी दे रखा है और हमने जिलाधिकारी को भी देने की कोशिश की थी, लेकिन जिलाधिकारी जी अभी वीसी मीटिंग के द्वारा अभी नहीं मौजूद थे। तो हम लोग एडीएम साहब के पास गए थे। तो इसमें हमारे कुछ बिंदु मैं आपको सबके सामने पढ़ के बताता हूँ। हमारा पहला जो पॉइंट है, सरकारी भूमि से धार्मिक तथा आवासीय अतिक्रमण हटाकर पुनः अतिक्रमण न होने, इसके लिए उत्तरदायित्व व्यवस्था बनाने की आवश्यकता है। दूसरा, मतांतरण के प्रति जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। तीसरा, मानव तस्करी रोकने के लिए रोमियो स्क्वाड गठित करने तथा सत्यापन की उत्तरदायित्व व्यवस्था बनाए जाने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत से लोग अपनी पहचान छुपा के यहाँ पे रह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार इनके प्रति कठोर से कठोर स्टेप ले। और जो चौथा है नशा, आज के टाइम पे देख रहे हैं बच्चे से बच्चा यहाँ पे नशे के प्रति लिप्त होते जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी सरकार इसमें बहुत कड़ा स्टेप ले, जो कि नशा स्टॉप किया जाए। प्रशासन की तरफ से अगर हमें मदद मिलेगी तो हम लोग जो हमारा जो जनता है, ऐसा नहीं है कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, हम चाहते हैं कि हमारे जो आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जनता का भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नशे को रोके, अपने बच्चों को अच्छे समाज के प्रति लेके जाए। मैं 5वां पॉइंट बोलना चाहूँगा आपके सामने, ध्वनि प्रदूषण पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ध्वनि प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और छठा पॉइंट बताते हैं, राज्य में नाम व पहचान बदलकर व्यवसाय करने वाले लोगों को चिन्हीकरण तथा इस पर कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। तो ये एक हमारे कुछ बिंदु थे, हमने अपने एडीएम साहब को रखे थे और मैं चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे और हमारे एडीएम साहब से और हमारे जिला अधिकारी जी से कहना चाहूँगा कि आप हमने जो आज आपका ज्ञापन सौंपा है, उन ज्ञापन पे घोर तरीके से उस पर पॉइंट करते रहें और प्लीज़ हमारी जो रिक्वेस्ट है इन सबको आप ध्यान पे ले, संज्ञान पे ले। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। भारत माता की जय। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।